हेलो एवरीवन, आप सभी का माइंड फॉर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। और सामान्य हिंदी को दोस्तों वर्ग 2 की चयन परीक्षा जो कि हिंदी से होने वाली है उसको मद्देनजर रखते हुए हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस वर्ग 2 की परीक्षा के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक साहित्य श्रृंखला स्टार्ट की थी। उसी साहित्य श्रृंखला की आज आधुनिक काल से संबंधित जो क्लास रहेगी वो रहेगी प्रयोगवाद पर आधारित। दोस्तों, प्रयोगवाद पर जो क्लास है हमारी पहली क्लास रहेगी, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रयोग पर आधारित दूसरी कक्षा। इससे पहले हमने प्रगतिवाद, वेद युग, छायावाद और भारतीय युग कंप्लीट कर लिया है। ये आधुनिक युग की हमारी चौथी शाखा मानी जाती है। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार मुझे कंफर्म करा दीजिए कि वॉइस प्रॉपर आ रहा है नहीं, वीडियो विजिबल हो रहा है नहीं। इसके बाद हम पढ़ते हैं भाई सेशन की ओर। चलिए भाई, एक बार कंफर्म करा दीजिए कि वॉइस प्रॉपर आ रहा है नहीं, वीडियो विजिबल हो रहा है नहीं। चलिए सभी को भाई राधे राधे, जय श्री महाकाल। एक बार कंफर्म करा दीजिए भाई। चलिए ऑल क्लियर है भाई। चलिए सभी को भाई राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री महाकाल, जय श्री राम भाई। इस साहित्य श्रृंखला से पहले दोस्तों मैंने व्याकरण श्रृंखला कंप्लीट कराई, जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण 2100 प्रश्नों का संग्रह मैंने कंप्लीट कराया है, जिसकी लगभग 50 क्लास मैंने कंप्लीट कराई है। अगर ये क्लास आपने अगर नहीं देखी तो ये क्लास भी आप अवश्य देखें, क्योंकि ये व्याकरण पर आधारित है। और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये किस पर आधारित है? साहित्य। तो व्याकरण के साथ आपको साहित्य भी कंप्लीट करना है, तो ये क्लास आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको काव्य शास्त्र क्लासेस अगर देखना है तो संडे संडे मैं मैराथन के रूप में क्लासेस लाता रहा हूँ। आप माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वहां पर मैंने समय समय पर रस, छंद, अलंकार की ये जो मैराथन क्लास थी वो जरूर कंप्लीट कराई, तो वो क्लास आप अवश्य देखें, ठीक है। चलिए भाई, अब जिन बच्चों ने एमपीटेट वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा क्लियर कर ली है और जिनकी चयन परीक्षा निकट है, अभी तक अगर चयन परीक्षा के लिए अगर आपने पेड कोर्स परचेस नहीं किया है तो बेटा ये पेड कोर्स परचेस कर लें, जिसकी शुल्क मात्र 1299 है, जो कि आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए भाई, जिन बच्चों ने अभी तक माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से क्लासेस की नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको क्लासेस की पीडीएफ भी मिलती रहेगी। और जिन बच्चों ने माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन के साथ साथ और नॉलेजेबल वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी और भर्ती संबंधी जानकारी भी यहां से आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब ज्यादा डिस्कशन न करते हुए भाई सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, अब सेशन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्लियर है। चलिए, और जिन बच्चों ने कल की जो मैं महामैराथन क्लास लेकर आया था एमसीक्यू की, वो आपने अगर नहीं देखी तो वो बेटा आप अवश्य देखें, जिसमें भाषा विज्ञान संबंधित मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न कल कंप्लीट कराए थे। आज हमारी क्या है? प्रयोगवाद पर आधारित कक्षा है भाई, ठीक है भाई। चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मुक्तिबोध को, नेमीचंद को, प्रभाकर माजवे को, या सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आगे को माना जाता है? बताइए किसको माना जाता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना भाई कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका एग्जाम जो है वस्तुनिष्ठ है, तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए भाई, छायावाद का प्रवर्तक आप सब जानते हैं भाई, हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए आप बताइए प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? बिल्कुल, आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञे जी रहेगा। तो आज्ञे जी ने क्या करा था? प्रयोगवाद के इनको प्रवर्तक माना जाता है। क्यों माना जाता है इनको ध्यान रखिएगा। इन्होंने, आज्ञे जी ने क्या करा था 1943 में, 1943 में तार सप्तक तार सप्तक तार सप्तक तार सप्तक पत्रिका जारी की थी। तार सप्तक पत्रिका जारी की थी। तार सप्तक पत्रिका जारी की थी जिसमें जिसमें
7 कवि थे, सात सात कवि थे, 7 कवि थे। क्लियर है? क्लियर है? जिनमें कितने कवि थे? 7 कवि माने जाते हैं। तो यहीं से क्या माना जाता है? इनकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है भाई, क्लियर है? आया समझ में आप लोगों को? अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना है। और आपको क्या पॉइंट याद रखना है? जो कवि थे, जो हमारे 7 कवि थे, उनको क्या कहा है? राहों का अन्वेषी। राहों का अन्वेषी किसको कहा है? तार सप्तक के जो कवि थे, उन्होंने प्रयोगवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इनको कहा गया राहों का अन्वेषी कहा गया। तो राहों का अन्वेषी भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा राहों का अन्वेषी जो है किन कवियों को कहा गया है? जो हमारे तार सप्तक में थे। अब प्रयोगवाद के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। क्या याद रखना है आप लोगों को यहाँ पर? प्रयोगवाद के संदर्भ में अन्य तथ्य याद रखना है। प्रयोग वाद के संदर्भ में अन्य तथ्य, संदर्भ में अन्य तथ्य याद रखना है, क्योंकि प्रयोगवाद से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी तथ्य बन सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? सबसे पहले आपसे मैं बात करूं प्रयोगवाद के बारे में, सबसे पहले आपको याद रखना है भाई नामकरण। याद रखना है आपको, नामकरण किसने दिया था भाई? प्रयोगवाद जो नाम है वो किसने दिया था? नामकरण किसने किया है? तो याद रखिएगा, नामकरण करने का श्रेय जो है हमारे किसको जाता है भाई? नामकरण करने का श्रेय जो है वो हमारे नंद दुलारे वाजपेयी को जाता है। कहां पर जाता है? नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी जी को जाता है। किसका नामकरण करने का श्रेय? सर प्रयोगवाद का नामकरण करने का श्रेय किसको जाता है? नंद दुलारे वाजपेयी को जाता है। ठीक है, कैसे क्यों जाता है सर? इन्होंने क्या करा था? प्रयोगवादी रचनाएं नामक निबंध लिखा था। क्या करा था? प्रयोगवादी रचनाएं नामक क्या लिखा था? निबंध। प्रयोगवादी रचनाएं नामक निबंध लिखा था। निबंध लिखा था। इस कारण से क्या कहा जाता है? इनको प्रयोगवाद शब्द का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं, इस पॉइंट के अलावा, तो याद रखिएगा इन्होंने नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या संज्ञा दी? प्रयोगवाद को क्या नाम दिया? तो याद रखिएगा, इन्होंने कहा था बैठे ठाले का धंधा। क्या कहा था भाई? बैठे ठाले का धंधा। बैठे ठाले का धंधा से धंधा किससे संबोधित किया था? प्रयोगवाद को इन्होंने संबोधित किया था। किसने किया था संबोधित भाई? याद रखना है, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखना है आपको, जो प्रयोगवाद है हमारा, प्रयोगवाद हमारा किससे प्रभावित है? प्रभावित किससे है भाई? याद रखिएगा, प्रयोगवाद किससे प्रभावित माना जाता है? तो ये फ्रायड के दर्शन से प्रभावित माना जाता है। किसके दर्शन से प्रभावित माना जाता है? फ्रायड के दर्शन से प्रभावित माना जाता है। फ्रायड के दर्शन से माना जाता है क्या? हमारा प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित माना जाता है। इसके अलावा बात करूं, डॉक्टर नगेंद्र जो है हमारे साहित्यकार, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को याद रखिएगा शैलीगत विद्रोह कहा है। क्या कहा है भाई? शैलीगत विद्रोह कहा है। क्या कहा है भाई? याद रखना, शैलीगत विद्रोह कहा है। क्या कहा है भाई? शैलीगत विद्रोह कहा है। ठीक है, किसने कहा है भाई शैलीगत विद्रोह? तो याद रखिएगा हमारे डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने क्या कहा है? शैलीगत विद्रोह कहा है। किसको कहा है भाई? प्रयोगवाद को कहा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैं बात करूं प्रयोगवाद के संदर्भ में, एक पॉइंट और याद रखना है आपको, रघुवीर सहाय का एक पॉइंट और याद रखना है। रघुवीर सहाय ने क्या कहा है? ध्यान समझिएगा। रघुवीर सहाय ने क्या कहा है? ध्यान समझिएगा। रघुवीर सहाय ने कहा है प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। तो ये किसने कहा था? ये हमारे रघुवीर सहाय जी ने कहा था। तो इतने पॉइंट आपको किसके बारे में याद रखना है? प्रयोगवाद के संदर्भ में याद रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि भाई प्रयोगवाद शब्द का प्रवर्तक जो है हमारे किसने करा था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। और प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हमारे आज्ञे जी माने जाते हैं। इन्होंने 1943 में तार सप्तक पत्रिका जारी की थी, इसमें 7 कवि थे, और 7 ही कवियों को किस नाम से जाना जाता है? राहों का अन्वेषी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी प्रयोगवादी रचना नामक निबंध लिखा था, और प्रयोगवाद को उन्होंने क्या कहा था? बैठे ठाले धंधा कहा था। अगर प्रयोगवाद प्रभावित आपसे पूछे तो याद रख लेना फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है, और रघुवीर सहाय ने आपसे पूछे तो प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। ये किसके संदर्भ में कहा है? प्रयोगवाद के संदर्भ में कहा है। किसने? हमारे रघुवीर सहाय जी ने कहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
किस सप्तक में किसी भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन से सप्तक में कोई सी भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा सप्तक है भाई, बताइए भाई। किस सप्तक में कोई भी कवि सम्मिलित, सॉरी, कवित्री सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक की भूमिका में राहो के अन्वेषी कहने वाला तार सप्तक है, याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, याद रखिएगा। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि तार सप्तक जो है इसमें क्या नहीं है, कोई भी कवित्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1943 में किसके द्वारा जारी किया गया था? अज्ञे जी के द्वारा जारी किया गया था। क्लियर है? किसके द्वारा जारी किया गया था? अज्ञे जी का। अब ये 7 जो कवि हैं, ओनली जो कवि हैं वो कौन कौन से, याद रखिएगा। तार सप्तक के कवि, क्या याद रखना है आपको? तार तार सप्तक के कवि, तार सप्तक के, तार सप्तक के 7 कवि, क्या याद रखना है आपको? तार सप्तक के 7 कवि याद रखना है, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, एक एक बार में थोड़ा सा लिस्ट इनकी बता देता हूँ, कौन कौन से इसके जो है हमारे कवि माने जाते हैं, ठीक है। किसके? तार सप्तक के कौन कौन से कवि माने जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पहला याद रखना है आप लोगों को, रामविलास शर्मा। राम विलास शर्मा, रामविलास शर्मा किसके माने जाते हैं? तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, ठीक है। इसमें एक भी कवित्री शामिल नहीं है। दूसरा मैं बात करूं, स्वयं अज्ञे जी हैं इसमें, अज्ञे जी हैं हमारे स्वयं इसमें। तीसरे अगर मैं बात करूं तो गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा लड़की का नाम नहीं, यहाँ गिरिजा कुमार माथुर है। क्या है भाई? गिरिजा कुमार। गिरिजा कुमार का मतलब होता है गणेश, गणेश। गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है। गिरिजा किसका पर्यायवाची है? पार्वती जी का। तो गिरिजा का कुमार कौन है? गणेश जी, ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करूं मैं चौथे की, याद रखना है चौथे में जो है भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। कौन है भाई? हमारे भारत भूषण अग्रवाल जी माने जाते हैं, भारत भूषण अग्रवाल जी माने जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पांचवे की, तो पांचवे में याद रखना है आपको प्रभाकर माचवे। क्या याद है भाई? याद क्या रखना है आपको? प्रभाकर, प्रभावर, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे कौन माने जाते हैं? पांचवे कवि माने जाते हैं। छठवें कवि की अगर मैं बात करूं तार सप्तक के, याद रख लेना मुक्तिबोध है। कौन है? मुक्तिबोध है, गजानन माधव मुक्तिबोध माने जाते हैं। और सातवें जो कवि हैं वो कौन माने जाते हैं? हमारे सातवें कवि माने जाते हैं नेमीचंद्र, नेमीचंद्र, नेमीचंद्र जैन, नेमीचंद्र जैन, ठीक है। और इन्हीं 7 कवियों को क्या कहा गया है भाई? राहों का अन्वेषी कहा है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था? तार सप्तक में भूमिका निभाई थी। तार सप्तक की भूमिका प्रयोगवाद कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। किनको कहा गया है? इन्हीं को कहा गया है, ठीक है भाई। चलिए भाई, चलिए आपके बाद क्वेश्चन आ रहा है, ननेकवाद के प्रवर्तक कौन है भाई? ननेकवाद के प्रवर्तक कवि थे, कौन कौन थे भाई? ननेकवाद के प्रवर्तक कवि नाम बताना है आप लोगों को, केवल और केवल नाम बताना है इनमें से। चलिए बताइए भाई। चलिए भाई, सभी को आंसर दे रहे हैं भाई, जितने भी बच्चे जुड़े हैं। बिल्कुल, आंसर याद रखना है आप लोगों को। आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? डी रहेगा। क्या रहेगा भाई? डी। देखिए डी क्यों सा रहेगा? क्योंकि यहाँ पर इसको ननेकवाद किस नाम से जाना जाता है? ना ने ननेक, ननेक, ननेकवाद किसके नाम से जाना जाता है? सॉरी, नकेनवाद, नकेनवाद किसके नाम से जाता है? नकेनवाद, सॉरी, नकेनवाद किसके नाम से जाना जाता है? ना केन। इन तीनों के शुरू के 3 अक्षर जो हैं उनसे बनता है नकेनवाद। क्या बनता है? नकेनवाद। तो नकेनवाद के जो प्रवर्तक है हमारे कौन माने जाते हैं? नलिन विलोचन शर्मा, केसी कुमार और नरेश, ठीक है। अच्छा, नकेनवाद जो है, एक मिनट रुकिएगा, नकेनवाद जो है हमारा एक और किससे नाम से जाना जाता है भाई? नकेनवाद को किस नाम से जानते हैं भाई? पद्यवाद, पद्यवाद कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? पद्यवाद कहा जाता है, ठीक है। जो नरेश है इनमें, नरेश ने नरेश ने जो नरेश है ना, एक हमारे लास्ट वाले जो नरेश दिखाई दे रहे हैं आपको, नरेश ने, नरेश ने 1952 में, 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में
प्रकाश प्रकाश पत्रिका, प्रकाश पत्रिका, प्रकाश पत्रिका में, प्रकाश पत्रिका में इसका वर्णन किया। ठीक है, इसका वर्णन किया, इसका वर्णन किया। ठीक है, इसका वर्णन किया। अब ये प्रयोगवाद से क्यों अलग है भाई, ध्यान रखिएगा। प्रयोगवाद से इसलिए अलग है भाई, जो प्रयोगवाद है, जो प्रयोगवाद है वो प्रयोग को साधन मानता है, और जो प्रापद्यवाद है वो प्रयोग को साध्य मानता है। क्यों अलग है ये? जो प्रयोगवाद है वो प्रयोगवाद क्या करता है, प्रयोग को साधन मानता है, जबकि अनेकवाद यानी प्रपद्यवाद है ये क्या मानता है, साध्य मानता है। ठीक है, इतना सा अंतर है इनमें। ठीक है, चलिए, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह रचनाकार है भाई, ये तो हमने बार बार डिस्कशन करा है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है भाई, ये तो कोई भी क्वेश्चन उड़ा देगा भाई। बिल्कुल, गजानन माधव मुक्तिबोध की मानी जाती है। क्या किसकी मानी जाती है ये, गजानन माधव मुक्तिबोध की मानी जाती है। ठीक है, और इनकी अगर मैं अन्य रचनाओं की अगर बात करूं, इनकी अन्य रचनाओं की बात करूं, ये तो चांद का मुंह टेढ़ा तो इनकी रचना है। अन्य रचना याद रखना है एक बार में फटाफट से, क्या क्या है भाई इनकी रचना याद रखना है भाई। इनकी रचनाओं में मैं बताऊं कौन कौन सी है। एक तो बुरी बुरी धूल, कौन कौन सी है भाई इनकी रचनाओं में, बुरी बुरी खाक धूल, बुरी 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 खाक धूल, बुरी बुरी खाक धूल किसकी मानी जाती है, इन्हीं की मानी जाती है। ठीक है, बुरी बुरी खाक धूल के अलावा मैं बात करूं अंधेरे में, अंधेरे में, अंधेरे में इन्हीं की मानी जाती है। अंधेरे में एक अंतरकथा, एक अंतरकथा, एक अंतरकथा, एक अंतरकथा। ठीक है, एक अंतरकथा के अलावा याद रखना, एक अंतरकथा के अलावा मैं बात करूं कहने दो जो कहते हैं, कहने दो उन्हें, कहने दो उन्हें, कहने दो उन्हें जो कहते हैं, जो कहते हैं, कहते हैं, कहने दो उन्हें जो कहते हैं। इसके अलावा बात करूं ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस भी इन्हीं की मानी जाती है। कौन सी, ब्रह्म राक्षस इन्हीं की मानी जाती है। इसके अलावा भूल गलती, भूल गलती, भूल गलती इनकी मानी जाती है किसकी, गजानन माधव मुक्तिबोध की। भूल गलती के अलावा याद रखना है आप लोगों को लकड़ी का रावण, लकड़ी का रावण, लकड़ी, लकड़ी का रावण, लकड़ी का रावण। इसके अलावा मैं उनका ही होता, मैं उनका, उनका होता, मैं उनका ही होता, उनका ही होता, ये भी किसकी मानी जाती है, हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध की मानी जाती है। और ये कौन से कवि माने जाते हैं, हमारे हास्य व्यंग्यात्मक कवि हैं और हमारे प्रयोगवाद के ये कवि माने जाते हैं। ठीक है, सप्तक, सात सप्तक में ये भी क्या है, शामिल है भाई। कौन, हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है भाई, चलिए चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 बार चुका है। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता माजी जाने वाली रामदास की रचिताएं। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता माजी जाने वाली रामदास की किसकी कविता है, रघुवीर सहाय की, श्री सिमंगल सिंह सुमन की, नागार्जुन की या कुमार नारायण की, बताइए किसकी रहेगी रचना। बिल्कुल, बताइए फटाफट से आंसर क्या रहेगा भाई। बिल्कुल, आंसर रहेगा रघुवीर सहाय। क्या रहेगा भाई आंसर, रघुवीर सहाय रहेगा। ठीक है, रघुवीर सहाय की मानी जाती है। इनकी अन्य रचनाओं की अगर मैं बात करूं, इनकी अन्य रचनाएं भी याद रखना है आप लोगों को, साथ में अन्य रचनाएं भी याद रखना है। ठीक है, अन्य रचनाएं कौन कौन सी इनकी ध्यान रखिएगा। इनकी रचनाओं में सबसे पहले याद रखना है आप लोगों को आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या, आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध इन्हीं की रचना मानी जाती है। आत्महत्या के विरुद्ध इन्हीं की रचना मानी जाती है। इसके अलावा मैं बात करूं कुछ पते कुछ चिट्ठियां, कुछ पते, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, कुछ चिट्ठियां, कुछ पते कुछ चिट्ठियां किन्हीं की मानी जाती है, इनकी मानी जाती है।
कुछ पते कुछ चिट्ठियां, इन्हीं की मानी जाती है। क्लियर है? इसके अलावा बात करूं मैं, एक समय था, एक समय था, एक समय था, इन्हीं की मानी जाती है। क्लियर है? इनके अलावा बात करूं मैं, रास्ता इधर, रास्ता इधर में, रास्ता इधर से, सॉरी रास्ता इधर से, इन्हीं की मानी जाती है। रास्ता इधर से के अलावा बात करूं मैं, सीढ़ियों पर धूप में, ये भी याद रखना, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछी गई। सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, धूप, ये आदि रचनाएं क्या है इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, किसकी? हमारे रघुवीर साय जी की मानी जाती है। ठीक है, चलिए भाई, चलिए बहुत शानदार। आप लोग भी देखो, जितने भी बच्चे भाई क्लास देखते हैं ना, उन्हें भी कमेंट बॉक्स में कोशिश करना है कि कहीं ना कहीं हम भी किसका आंसर दें, इसका आंसर दें। ठीक है भाई, चलिए अब आपके सामने आ चुका है 6वां क्वेश्चन आ चुका है। आज्ञा की नदी के द्वीप, कविता में नदी और द्वीप क्रमशः हैं। चलिए भाई बताइए, आज्ञा की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं भाई, बताइए। बिल्कुल, समाज और व्यक्ति, समाज एवं व्यक्ति के प्रतीक है। क्लियर है? समाज और व्यक्ति। नदी किसका प्रतीक है? समाज की। और द्वीप किसका प्रतीक है भाई? द्वीप जो है वो किसका प्रतीक है? द्वीप व्यक्ति का। तो इस प्रकार से आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है 7वां, खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की? खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की? भवानी प्रसाद मिश्र की, भारत भूषण अग्रवाल की, रघुवीर साय की या सर्वेश्वर की? बताइए भाई आंसर, सभी को आंसर देना है भाई, इसकी रचना मानी जाती है भाई। बिल्कुल याद रखना है भाई, ये भवानी प्रसाद मिश्र की मानी जाती है। इनके संदर्भ में क्या याद रखना है आपको? ये हमारे मध्य प्रदेश के कवि हैं, मध्य प्रदेश के कवि हैं। इसके अलावा याद रखना है, आज्ञा के, आज्ञा के, आज्ञा के दूसरे दूसरे सप्तक के प्रथम कवि, दूसरे सप्तक जो 1951 में प्रकाशित हुआ था ना, 1951 में, के प्रथम कवि, प्रथम कवि है भाई, दूसरे सप्तक के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनकी अगर मैं रचनाओं की बात करूं, किन की रचनाओं की बात करूं? आज्ञा जी की रचनाओं के बारे में बात करूं तो रचनाएं इनकी है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, इनकी रचनाओं में सबसे पहले याद रखना है। चलिए आप भी बेटा कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी को आंसर देना है भाई, आपको भी लिखना है भाई, याद रखना है। गीत फरोश, गीत फरोश, गीत फरोश के अलावा, गीत फरोश के अलावा चकित है दुख, चकित है दुख, चकित है दुख, चकित है दुख। क्लियर है? चकित है दुख के अलावा बात करूं, अनाम तुम आते, अनाम, अनाम तुम आते, अनाम तुम आते हो, अनाम तुम आते, अनाम तुम आते हो, इन्हीं की मानी जाती है। इसके अलावा याद रखना है आप लोगों को, गांधी, गांधी पंचशती, गांधी पंचशती, इन्हीं की रचना मानी जाती है। गांधी पंचशती के अलावा याद रखना है आप लोगों को, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, ये काफी बार पूछी गई है, बुनी हुई रस्सी। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, बुनी हुई रस्सी, इन्हीं की रचना मानी जाती है। इसके अलावा फसलें और फूल, फसलें और फूल, फसलें और फूल, ठीक है, फसलें और फूल भी इन्हीं की मानी जाती है। फसलें और फूल के अलावा मैं बात करूं, इदम तान, इदम नामम, इदम, इदम ना मम, इदम ना मम आदि किन की रचना मानी जाती है? हमारी इन्हीं की मानी जाती है। तो इस प्रकार से आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा भवानी प्रसाद मिश्र जी रहेगा। खुशबू के शिलालेख भी इनकी रचना है, सतपुड़ा के जंगल भी इनकी रचना है। ठीक है, चलिए प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्रों में प्रयोग, दोनों क्षेत्रों में प्रयोग फलप्रद होता है। ये कथन किसका है भाई? क्या कह रहा है? प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है
और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में फलप्रद होता है। तो ये कथन किसका है भाई? प्रयोगवाद के संदर्भ बताइए कथन किसका माना जाता है? बिल्कुल याद रखना है भाई, ये हमारे अज्ञे जी का कथन माना जाता है। ठीक है, अज्ञे जी के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। ये कवि, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बताइए किसकी पंक्तियां मानी जाती है? बताइए। मैं टूटा हुआ रथ का पहिया हूं, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, मतलब आवश्यकता कभी हो सकती है। तो ये पंक्तियां किस कवि की है? धर्मवीर भारती की, कुंवर नारायण की, या फिर हमारे अरे ये सर्वेश्वर दयाल जी की या नरेश मेहता की? बताइए किस क्या रहेगा आंसर? बिल्कुल आंसर जो रहेगा भाई क्या रहेगा? धर्मवीर भारती। बिल्कुल सही आंसर लगाया आपको। क्या रहेगा आंसर? धर्मवीर भारती। ठीक है, अगर मैं इनकी रचनाओं की बात करूं, इनकी रचनाओं की बात करूं, ये तो क्या है, इनकी पंक्ति है। रचनाएं जो है आपसे पूछी जा सकती है, क्या क्या पूछी जा सकती है, ध्यान समझिएगा। इनकी रचनाओं में कनुप्रिया, कनुप्रिया इन्हीं की रचना मानी जाती है, कनुप्रिया। कनुप्रिया के अलावा याद रखना है अंधा युग, अंधा युग, अंधा युग, अंधा युग के अलावा याद रखना है 7 वर्ष गीत, 7 वर्ष गीत, 7 वर्ष गीत इन्हीं की रचना मानी जाती है। 7 वर्ष गीत के अलावा याद रखना है ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, ठंडा लोहा के अलावा याद रखना है देशांतर, देशांतर किनकी रचना मानी जाती है? देशांतर आदि किनकी रचना मानी जाती है? हमारे धर्मवीर भारती की मानी जाती है। ठीक है भाई, चलिए भाई अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे 9वां के बाद 10वां। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? अंधायुग, आत्मजयी, महाप्रस्थान या आर्यव्रत? बताइए। मतलब कंठोपनिषद जो है, उपनिषद से किस रचना का आधार माना जाता है? बताइए भाई, कौन सी रचना का आधार कंठोपनिषद माना जाता है? बिल्कुल याद रखना है। जल्दी बताइए फटाफट से। याद रखना है आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण सिंह की। आत्मजयी जो है यही हमारे कंठोपनिषद की मानी जाती है। किसकी रचना है? कुंवर नारायण सिंह की रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? कुंवर नारायण सिंह की ये रचना मानी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? अभी बताया था प्रपद्यवाद का मतलब ही क्या होता है? नकेनवाद होता है, नकेनवाद सॉरी, क्या होता है? नकेनवाद। अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद्यवादी कवि में नहीं है? बताइए। नकेन, नकेन शब्द देखना है आप ना, कै नो नकेन, ना बोले तो नलिन, के बोले तो केसरी, और एक ना बोले तो नरेश। लेकिन यहां पर गिरिजा कुमार माथुर हमारे नहीं है। इस प्रकार से आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। ठीक है, बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? नागार्जुन, प्रेमचंद, केदारनाथ सिंह, भगवती चरण वर्मा। बताइए क्या रहेगा आंसर? बाघ नामक कविता किसने लिखी है? बाघ नामक कविता के रचयिता बताइए। बिल्कुल आंसर रहेगा केदार सिंह। क्या रहेगा भाई आंसर? केदार सिंह। केदार सिंह जी के बारे में याद रखना है आप लोगों को। ये 1959 में जो तीसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक के कवि हैं। ये किसके कवि हैं? तीसरा सप्तक के कवि माने जाते हैं। तीसरा सप्तक जो है,
तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगर मैं इनकी क्या मानूं, अन्य रचनाओं की अगर बात करूं तो इनकी अन्य रचनाएं आपको याद रखना है भाई। अन्य रचनाएं इनकी इनकी अन्य रचनाएं याद रखना है। चलिए भाई, यहां पर मैं बात करूं इनकी अन्य रचनाओं की। सबसे पहले आपको याद रखना है इनकी कौन कौन सी रचनाएं फेमस है जो आपसे एग्जाम में बन सकती है। पहला है आपको जमीन पक रही है। जमीन जमीन पक रही है। जमीन पक रही है, क्लियर है। जमीन पक रही के अलावा यह यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो। इसके अलावा याद रखना है आपको आकाल में सारस। आकाल में सारस किसकी है भाई? केदार सिंह जी की है। आकाल में सारस के अलावा याद रखना है आप लोगों को अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, ठीक है। और एक आपको बाघ पता चली गया, ठीक है। आदि इनकी क्या मानी जाती है? महत्वपूर्ण काव्य संग्रह इनके माने जाते हैं। और तीसरे सप्तक के कवि हैं कौन? हमारे केदार सिंह, ठीक है भाई। ये सप्तक भी याद रखना है, किस सप्तक के कवि हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रयोगवाद में पूछे जाते हैं। चलिए, सर्जना के क्षण। सर्जना के क्षण किसकी कविता है भाई? अज्ञे की, भगवती चरण वर्मा की, मुक्तिबोध की, या दिनकर की? बताइए, सर्जना के क्षण किसकी रचना मानी जाती है भाई? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है भाई। सर्जना के क्षण किसकी रचना है? सर्जना के क्षण किसकी रचना मानी जाती है भाई? बिल्कुल याद रखना है भाई, आप लोगों को याद रखना है अज्ञे जी, ठीक है। अज्ञे जी के बारे में याद रखना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में क्या याद रखना है अज्ञे जी के बारे में आपको? 1943 में तार सप्तक जारी किया, तार सप्तक जारी किया, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है आप लोगों को अज्ञे जी के बारे में प्रयोगवाद के प्रवर्तक, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहा जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है जो आपसे पूछा जा सकता है। क्या याद रखना है आप लोगों को? प्रयोगवाद, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद तथा तथा नई कविता का, नई कविता का, नई कविता का सलाहका पुरुष, शलाका पुरुष, सलाहका पुरुष किसको कहा जाता है? अज्ञे जी को कहा जाता है, ठीक है। अब इनकी रचनाओं की अगर मैं बात करूं, इनकी अन्य रचनाओं की बात करूं, देखो सर्जना के क्षण तो इनकी है ही सही। अन्य रचनाएं याद रखना है आप लोगों को कौन कौन सी है भाई? सच्चानंद हीरानंद वात्सायन माना जाता है, बिल्कुल। सच्चानंद हीरानंद वात्सायन इनको माना जाता है, ठीक है। चलिए, इनकी रचनाओं में याद रखना है आप लोगों को जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। असाध्य वीणा किसकी है भाई? असाध्य वीणा, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा इन्हीं की मानी जाती है। असाध्य वीणा के अलावा, असाध्य वीणा के अलावा याद रखना है आप लोगों को कलगी बाजरे की, कलगी बाजरे, कलगी बाजरे की। इसके अलावा सांप, सांप इन्हीं की मानी जाती है। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप के अलावा याद रखना है हरी घास, हरी घास पर क्षणभर, हरी घास पर क्षणभर, हरी घास पर क्षणभर, क्लियर है। हरी घास पर क्षणभर इनकी मानी जाती है, ठीक है भाई, क्लियर है। इतनी इनकी क्या है? फेमस फेमस रचना है अज्ञे जी की बात करूं, संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है भाई? संगीनों का साया किसका है? राहुल सांस का था इनका, प्रभाकर माजबे का, अज्ञे जी का, या यशपाल का? बताइए किसका किसका है भाई?
कोई बता देगा भाई इसको तो। सपनों का साया। बिल्कुल। आंसर याद रखना है आपको, प्रभाकर माजवी जी। क्या रहेगा भाई आंसर? प्रभाकर माजवी जी रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा आंसर? प्रभाकर माजवी जी। क्लियर है? इनकी अन्य रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो याद रखना है ये प्रथम सप्तक के कवि हैं ये। प्रथम सप्तक यानी प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। प्रथम तार सप्तक के कवि, प्रथम तार सप्तक के कवि माने जाते हैं ये। क्लियर है? इनकी अगर रचना की याद रखना है, रचना तो मैपल, मैपल, अनुक्षण, अनुक्षण। ठीक है, मैपल हुई, अन्य हुई, इनकी रचना मानी जाती है। इसके अलावा स्वप्न भंग, स्वप्न भंग भी इनकी रचना है। कौन सी? स्वप्न भंग, स्वप्न भंग इन्हीं की रचना मानी जाती है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? शमशेर, बहादुर हुए, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र या सर्वेश्वर। व्यक्तिगत के रचनाकार कौन है भाई? व्यक्तिगत अपने आप में क्या है? रचना है, इसकी रचयिता बताना है आप लोगों को। चलिए भाई, सभी को आंसर देना है भाई। बिल्कुल आंसर आएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, क्लियर है? क्या रहेगा आंसर? भवानी प्रसाद मिश्र रहेगा। ठीक है, अब भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में मैंने बताया था, ये हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित कवि माने जाते हैं। ठीक है, और इनका जो संबंध था वो किससे था? हमारे दूसरे सप्तक से था। किससे था? दूसरे सप्तक से था। ठीक है, किनसे संबंध था इनका? दूसरे सप्तक के कवि हैं, दूसरे सप्तक के कवि हैं, दूसरे सप्तक के कवि हैं ये। ठीक है, याद रख लेना। कहानीकार, कहानीकार, कहानीकार उदय शंकर ने, उदय शंकर ने इन्हें, कहानीकार उदय शंकर ने इन्हें, कहानीकार उदय शंकर ने इन्हें कविता का गांधी कहा, कविता का गांधी कहा। क्या कहा? कविता का गांधी कहा, गांधी कहा। ठीक है, अब इनकी रचनाएं आप सबको पता है भाई। सतपुड़ा के जंगल, ठीक है, टूटने का सुख, टूटने का सुख इनकी मानी जाती है। कमल के फूल, गीत परोस, ये सब इनकी रचनाएं मानी जाती है। चलिए 17वां क्वेश्चन कह रहा है दूसरे सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? बताइए, दूसरे सप्ताह का प्रकाशन वर्ष। दूसरे सप्ताह का प्रकाशन वर्ष बताना है आप लोगों को। बिल्कुल याद रखिएगा भाई, आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? 1951। क्या रहेगा भाई आंसर? क्या रहेगा? 1951। अब ये तो दूसरे का पूछा है, मैं चारों का बता देता हूँ। ठीक है, चारों सप्ताह का बता देता हूँ। ठीक है, पहले सप्ताह को बोलते हैं हम तार सप्ताह। क्या बोलते हैं? पहले के सप्ताह को क्या बोलते हैं? तार सप्ताह कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सप्ताह हो गए हमारे, ये सप्ताह हो गए, ये इनका प्रकाशन वर्ष हो गया। चलिए अलग अलग रंग से लिख देता हूं मैं। ये तो हो गए हमारे सप्तक, और ये प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष। ठीक है, पहले सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। दूसरे सप्तक, दूसरा सप्तक
दूसरा सप्तक जो है वो कब प्रकाशित हुआ था भाई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1951। ठीक है, ये भी ईस्वी, ये भी ईस्वी। तीसरा सप्तक आपसे पूछे, तीसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1959, 1959 ईस्वी में। और चौथा सप्तक, चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1979 ईस्वी। क्या माना जाता है भाई? 1979 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, चारों सप्तक के बारे में याद रखना है। 1979 ईस्वी क्या माना जाता है? चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। ठीक है, चलिए यहां पर तो देखो कोई सा भी मैच नहीं कर रहा, एक ही मैच कर रहा था 1951। और ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया हुआ भाई क्वेश्चन है। ठीक है, अब किसी सप्तक के प्रकाशन वर्ष से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको चारों के सन याद रखना है भाई। 18वां क्वेश्चन कह रहा है अंधेरे में नामक कविता के रचयिता बताइए। अंधेरे में कविता के रचयिता बताइए भाई। चलिए भाई, आंसर याद रखना है मुक्तिबोध। क्या याद रखना है? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की अगर मैं रचनाओं की बात करूं तो एक तो हमारी क्या है, बुरी बुरी खाक धूल, बुरी बुरी, बुरी बुरी खाक धूल, बुरी बुरी खाक धूल इन्हीं की मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा इनकी रचना है भाई चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा इन्हीं की रचना मानी जाती है। और एक पॉइंट याद रखना है, खास पॉइंट। क्या याद रखना है? जो चांद का मुंह टेढ़ा है उसको उदय, जो हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, चतुर्वेदी ने इनकी, इनकी रचना को, इनकी रचना को, इनकी रचना कौन सी? चांद के मुंह टेढ़ा को, इनकी रचना को स्केच बुक का है। क्या कहा है भाई? स्केच बुक की संज्ञा दी है। ठीक है, कैसे ही लग रहा है ना, चांद का मुंह टेढ़ा किसी ने स्केच बना दिया हो, स्केच बुक, स्केच बुक की संज्ञा दी। क्लियर है? चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है भाई? गजानन माधव मुक्तिबोध की मानी जाती है। और इसी को हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या नाम दिया था? स्केच बुक की संज्ञा दी थी। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित का मतलब क्या रहता है? इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? पहला ऑप्शन है आपके सामने मुक्तिबोध, मुक्ति मार्ग, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा है पिघलते पत्थर, रंगे राघव। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने आज्ञे खंडर, निराला, या प्रलय सृजन, सिमंगल सिंह सुमन। तो बताइए कौन सी रचना जो है हमारे रचनाकार से मैच नहीं कर रही? बाकी तीन सही है, एक ऑप्शन आपका इनमें गलत है, वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में भाई। चलिए बताइएगा भाई, सभी को आंसर देना है भाई। चलिए भाई, ये सी जो है हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि ये निराला जी की ना होकर ये किसकी है भाई? हमारे रंगे राघव जी की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? ये रंगे राघव जी की मानी जाती है। अब आप 20वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 1 मिनट में आता हूं भाई।
चलिए भाई आंसर दीजिए फटाफट से। जमीन पक रही, अभी कुछ देर पहले ही बताया था मैंने। बिल्कुल केदार सिंह की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? हमारे केदार सिंह की मानी जाती है। अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कशन करा था, आंसर आएगा केदार सिंह। ठीक है, चलिए केदार सिंह के बारे में हमने और रचनाएं भी डिस्कशन कर लिए। अब समय ज्यादा हम खींचते ना हुए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? संशय की एक रात किस कवि की कृति है? अज्ञे जी की, नरेंद्र शर्मा की, नरेश मेहता की या केशरी कुमार की? बताइए क्या रहेगा आंसर भाई। बिल्कुल याद रखना है भाई, ये नरेश मेहता जी की रचना है। किसकी है भाई? नरेश मेहता जी की रचना है। ठीक है, अब संशय की एक रात में एक पात्र और है हमारे राम जी की संशय की रात है। राम जी के संशय का संशय का वर्णन किया गया है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? राम जी के संशय का वर्णन किया गया है। किसमें? संशय की एक रात में। ठीक है, अब नरेश मेहता की मैं अगर अन्य रचनाओं की अगर बात करूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकती है, तो अन्य रचना याद रखना है कौन कौन है। देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है इनकी, नरेश मेहता जी की अन्य रचनाओं में याद रखना है भाई। नरेश मेहता जी की अन्य रचनाओं में पूछे आपसे तो चैत्या, चैत्या, प्रभात पूर्व, प्रभात प्रभात पर्व, प्रभात पर्व, प्रभाव पद, प्रभात पद के अलावा याद रखना है आप लोगों को अरण्य, अरण्य, अरण्य इन्हीं की मानी जाती है। ठीक है, अरण्य के बारे में याद रखना है। इस रचना के इस रचना इस रचना के लिए इस रचना के लिए इन्हें इस रचना के लिए इन्हें 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्हें इस रचना के लिए इन्हें 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, पुरस्कार मिला था। जबकि 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 सभी सभी या संपूर्ण रचना कर्म के लिए, संपूर्ण रचना कर्म के लिए मतलब पूरी रचना कर्म के लिए याद रखना है आप लोगों को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको भाई? हमारे नरेश मेहता जी को मिला था। किसको मिला था भाई? नरेश मेहता जी को मिला था। बिल्कुल याद रख